हम क्लास 12th का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का ही ये चैप्टर कर रहे हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए, आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बातें करेंगे। कल तो हमने विरचन की बातें करी थी, बनाने की बातें करी थी। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। देख के डरना नहीं, मैं बताऊंगी जो जो आपको मेन याद रखने, बाकी आपकी नॉलेज के लिए लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। पहली, अल्कोहल अगर धातु के साथ क्रिया करेगा, क्षार के साथ अल्कोहल क्रिया नहीं करेगा, धातु के साथ में क्रिया कर रहा है, जैसे ये 2Na, ये एक धातु है और जब इसके साथ में ये 1 डिग्री का अल्कोहल क्रिया कर रहा है तो सोडियम एथोक्साइड बन गया, यानी ONA जुड़ गया। इसका मतलब अल्कोहल अम्लीय प्रकृति दिखाता है, पर ये एक घटिया किस्म का होता है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टर क्या होता है कि RC डबल बॉन्ड O और फिर R जुड़ जाए तो ये एस्टर कहलाता है। अब अल्कोहल से एस्टर कैसे बनेगा, तो ये तो अल्कोहल हो गई आपकी, और जब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया कर रहा है RC डबल बॉन्ड OH अम्ल की उपस्थिति में कर रहा है, तो देखिए यहां से तो ये जल निकल जाता है बाहर और ये O ऐसे ही रहता है, RC डबल बॉन्ड O, ये O और यहाँ पे R जुड़ जाता है, ये एस्टर बन जाता है। तो मैडम इतना कैसे याद रहेगा, सिर्फ दिमाग में रखना है कि ऐसा अगर रिएक्शन आदि मिल जाए कि बताइए आगे क्या बनाना है, तो फिर आपको बस इतना दिमाग लगना है कि यार कार्बोक्सिलिक अम्ल दिख गया, अल्कोहल दिख गया तो एस्टर बना दो, ऐसे। उसके बाद में एसिटिल क्लोराइड से कि CH3C डबल बॉन्ड O और Cl, ये एसिटिल कहलाता है और इसमें क्लोराइड जुड़ गया तो ये एसिटिल क्लोराइड कहला गया। और यहाँ पे ROH ले लिया हमने अल्कोहल, मैंने उल्टा क्यों लिखा, ताकि यहाँ से ये HCl निकल जाए, आपको आसानी से दिखा सकूं। पिरिडीन की उपस्थिति में तो ये CH3 यहाँ रहा, ये C डबल बॉन्ड O रहा, ये O और यहाँ पे जुड़ गया R, तो ये ऐसे बना दिया आपने एसिटिल क्लोराइड से, ये वापस क्या बन गया आपका, एस्टर ही बन गया। तो ये दो तरीके हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लेके एस्टर बना सकते हो, एक एसिटिल क्लोराइड लेके पिरिडीन की उपस्थिति में एस्टर बना सकते हो, दो विधियां है ना। उसके बाद में RO बंध टूटना, ROH का बंध टूटना। पहले तो हमने देखा कि यार इस जगह तो OH बंध टूट रहा है और यहाँ पे कौन सा बंध टूट रहा है, यहाँ पे R और O के बीच का बंध टूटेगा। यहां से सवाल पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, क्या होता है ल्यूकास अभिकर्मक, तो जब ये HX, X की जगह क्लोरीन भी जुड़ सकता है, फ्लोरीन भी जुड़ सकता है, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी, तो ये HX जब ZnCl2, मैं यू लिख दूं HX प्लस ZnCl2 मिलके जो बनाता है वो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है, ये ल्यूकास अभिकर्मक है, ठीक है। तो जब अल्कोहल की क्रिया इस ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में करते हैं तो RX बन गया, एल्किल हैलाइड बन जाता है। ये पूछा हुआ सवाल है ल्यूकास अभिकर्मक का, यहां से ये बात ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद में अल्कोहल का निर्जलीकरण, ये भी पूछा हुआ सवाल है। अल्कोहल बताइए इसका नाम क्या है, मैंने आपको बताया था, बताओ। अल्कोहल जुड़ा हुआ है, दो कार्बन है तो इसका नाम हो गया एथेनॉल। इस एथेनॉल की क्रिया अम्ल की उपस्थिति में की गई है तो क्या बन गया बताओ, ये बन गया एल्कीन। तो अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा क्या प्राप्त हुई, एल्कीन प्राप्त हुई। इसके बाद में ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेथजेव का नियम, ये क्या कहता है कि वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी जिसमें प्रतिस्थापी जाता है। क्या है मैडम, समझ नहीं आया, या देखो CH3 CHH CHOH CH2H, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि भाई मैंने बीच में OH ग्रुप जोड़ दिया। अब अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन हुई तो अब बताइए दो उत्पाद मिल गए, एक तो डबल बॉन्ड यहां बन गया और एक डबल बॉन्ड यहां बन गया। अब मुख्य उत्पाद किसे माने, तो ऐसी सुलझन को दूर करने के लिए सेतजेफ ने एक नियम दिया था। उसने क्या कहा कि जिससे ये कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा वो अल्फा कहलाएगा और उसके पास वाले बीटा कार्बन कहलाएंगे। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे उन्हें अल्फा हाइड्रोजन और इन्हें बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। अब क्या होगा, एक बार तो ये वाला
H2 बाहर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। और एक बार ये वाला जल बाहर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब आपको देखना है प्रतिस्थापी किस में जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये एक प्रतिस्थापी और ये दूसरा प्रतिस्थापी, दो अलग अलग डायरेक्शन में। इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखने प्रतिस्थापी कहाँ ज्यादा है। अब ये डबल बॉन्ड रहा, इसके इधर प्रतिस्थापी कितना है, ये पूरा, दूसरी तरफ है ही नहीं। तो मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, ये होगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम ब्यूट-2-ईन है। तो बस यही सेटजेव का नियम है, एग्जाम में पूछा हुआ भी, आपके बीएससी में भी काम में आएगा। उसके बाद में एल्कोहल की निर्जलन सुगमता का क्रम क्या है, कौन से एल्कोहल में से जल ज्यादा जल्दी बाहर निकलेगा, 3 डिग्री में से, 2 डिग्री में से या 1 डिग्री में से। तो ज्यादा 3 डिग्री से निकलता है। क्यों 3 डिग्री से क्यों निकलता है, क्योंकि 3 डिग्री में एक तो आपको यहाँ पे देखो प्रतिस्थापी दिख गए होंगे, है ना, तो क्वथनांक कम होता ही है, तो आसानी से आप इसको अलग कर सकते हो। इस कारण से 3 डिग्री में से जल्दी निकलेगा, फिर 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री। अब कैसे निकलता है ये देख लीजिए। मैंने कल आपको बताया था, पूछा हुआ सवाल है कि जब 443 केल्विन पर एल्कोहल को अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो एल्कीन बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये एल्कोहल का निर्जलन ही तो है, बाहर निकलना जल का। और अगर 2 डिग्री करे तो ताप कम चाहिए क्योंकि इसका क्वथनांक कम होता है, तो इससे ये वाली एल्कीन बन गई। और 3 डिग्री करे जब, ये एल्कीन। तो बताइए जल, इस यहाँ से सवाल क्या बनता है, यहाँ से सवाल सिर्फ यही बनता है कि किस एल्कोहल में से निर्जलन का क्रम, मतलब किस में से जल जल्दी निकलेगा, तो वो 3 डिग्री से निकलेगा। सिर्फ ऐसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं इन चैप्टरों में से। उसके बाद में एल्कोहल के ऑक्सीकरण से आपको क्या मिलेगा, ये जो प्रबल अम्ल होते हैं ना, K2Cr2O7, जो प्रबल ऑक्सीकारक हैं, उनकी उपस्थिति में रिएक्शन करने पे एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, और एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि जैसे यार मान लीजिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH जुड़ जाए, C डबल बॉन्ड O रहे और OH जुड़ जाए, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। अब आपके ये एक क्रिया विधि लिखी हुई है ना, इसको आप देख लेंगे तो बाकी जितनी भी क्रिया विधि आप वो खुद कर सकते हैं। क्या है कि प्रोपेन टू ऑल, 3 कार्बन बनाओ, 2 पे ऑल, ऑल का मतलब एल्कोहल जुड़ गया, ठीक है। जब क्रिया विधि का मतलब ये बना कैसे है सूत्र, हम यूं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, पर ये बना कैसे है, प्रोपेन टू ऑल से निर्जलन क्रिया विधि लिखनी है। तो ये H+ का मतलब यहाँ पे कोई भी अम्ल है, उत्प्रेरक के रूप में हमने क्या लिया है, अम्ल लिया है। अब क्या होगा कि ये जो है ना ऑक्सीजन जो यहाँ पे है, इस पे ये H+ आके जुड़ जाएगा। एक H तो इसके पास है ही खुद के पास, और एक ये H+ यहाँ आके जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि इसके पास थे लोन पेयर और इसने इस हाइड्रोजन को ये लोन पेयर दे दिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा उस पर तो प्लस चार्ज आएगा ही, तो ये बन गया सेकेंड स्टेप में। अब क्या हुआ, इसके बाद में ये जो स्थिति बनी है ना, ये बहुत अस्थायी स्थिति है। कभी ऑक्सीजन विद्युत ऋणी तत्व है, उस पर खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको खुद को भी आश्चर्य होगा। अभी जैसे आप बेकार बेकार हरकतें करते हैं और आपके घर वाले दूसरों के सामने आपकी तारीफ करते रहे, आप ऐसी हरकतें करते हैं फिर भी तारीफ करते रहे, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि यार इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, अपने तो कितने बुरे हैं और अपनी तारीफ कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही ये विद्युत ऋणी तत्व है और इसमें प्लस चार्ज दे रहे हैं, तो ये सेम थोड़ी कर पाएगा। तो इसने कहा भाई साहब इतनी क्षमता तो मेरे में नहीं है, इसने तुरंत ही इसको त्याग दिया, जल के रूप में बाहर निकल गया। और इसने कहा कार्बन मैं तेरे इलेक्ट्रॉन ले जा रहा हूं भाई, मैं विद्युत ऋणी तत्व हूं,
तू मेरा प्लस चार्ज ले ले, तो ये प्लस चार्ज बेचारे को दे गया। फिर HSO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, वो HSO4 एक हाइड्रोजन निकल चुका है ना इसमें से, वो क्रिया करता है, उस पे आ गया माइनस चार्ज क्योंकि उसमें से H प्लस निकल गया। तो फिर वो क्या करा, वो यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज था और ये माइनस चार्ज था यहाँ आके जुड़ गया और डबल बॉन्ड बना लिया। तो इस तरीके से एल्कीन बनी। ये मैं आपको ये बता रही हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि देखो ऐसे बनेगी। एग्जाम में अगर आपसे इस तरह की क्रियाविधि पूछ ले निर्जलन की, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भैया पहले ऑक्सीजन को प्लस चार्ज दो, ऑक्सीजन त्याग देगा, कार्बन को प्लस चार्ज दे देगा और ये फिर HSO4 माइनस आ जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा। ये निर्जलन की विधि है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब एक छोटी सी चीज है कि अल्कोहल और ये है लाल तप्त कॉपर, 573 केल्विन, क्या बना 1 डिग्री से, एल्डिहाइड बना। और अगर कीटोन ले लेती, मतलब यहाँ पे अगर आइसो ग्रुप ले लेती, नीचे एक CH2 जोड़ देती, 2 डिग्री अगर हो जाता तो उससे क्या बनता, कीटोन बनता। हमने ये बात करी थी ना, एल्डिहाइड के द्वारा 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है और कीटोन के द्वारा 2 डिग्री। ये वही चीज आ गई। बस आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछी हुई थी, रिएक्शन इतनी दे दी और फिर पूछा बताओ आगे क्या बनेगा, इसलिए आप इसको ध्यान रख लेना थोड़ा सा। उसके बाद में फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया, ये पूछा गया कि बताइए फिनॉल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, इसको प्रूफ कीजिए। तो कुछ नहीं करना, बस ये फिनॉल लेना है, 2 फिनॉल ले लिए मान लीजिए, और इसकी 2Na से रिएक्शन करा दी, धातु के साथ अभिक्रिया करा दो, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। और फिनॉक्साइड आयन बनते ही हमें पता पड़ गया कि भैया ये अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा है। और हमने क्रम में भी तो पढ़ा था कि जो फिनॉक्साइड आयन है वो एल्कोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल है अनुनाद के कारण। बस ये छोटी सी बात कि जब फिनॉल क्षारक के साथ क्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो भी फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। इसका मतलब फिनॉल अम्लीय प्रकृति, अम्ल से धातु से भी रिएक्शन कर रहा है और अम्लीय प्रकृति भी दर्शा रहा है, और क्षारक के साथ भी क्रिया कर रहा है, फिनॉक्साइड आयन दे रहा है। तो ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है। पर एल्कोहल क्षारक के साथ रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ एक अपवाद स्वरूप है मेथनॉल, जो खुद ही विषैला है वो तो अपवाद ही रहेगा। तो ये अपवाद स्वरूप है, ये रिएक्शन कर लेता है, बाकी नहीं करते हैं। CH3OH NaOH के साथ रिएक्शन करके CH3ONa बन जाता है। जैसे यहाँ पे ONa बना है ना फिनॉल के ऊपर, वैसे ये बन गया CH3ONa। अब बात करते हैं फिनॉल की एसिटीकरण। एसिटीकरण मैंने आपको बताया कि C डबल बॉन्ड हो और उसके साथ में कोई हैलोजन जुड़ जाए तो वो एसिटिल क्लोराइड कहलाएगा। क्लोराइड की जगह फ्लोराइड हुआ तो एसिटिल फ्लोराइड कहलाएगा, ठीक है ना। फिनॉल ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl ले लिया, पिरिडीन क्षारक ले लिया, पिरिडीन बहुत दुर्गंधकारी होती है, वो ले लिया यहाँ पे, और यहाँ से HCl निकल गया और ये ऊपर जाके जुड़ गया। आप देखोगे तो आपको लगेगा यार सारी रिएक्शन मिलती जुलती है, बस जल निकालना है, हेलोजन कोई बढ़ रहा है तो उसको निकालना है और बाकी को जोड़ देना है। सब में यही हो रहा है, आप पूरे चैप्टर में देख लो। अब एग्जाम ने क्या पूछे हुए हैं, ये जितने भी चीजें लिखी हुई है ना, ये आप उठा के देखेंगे ना पेपर, आपको दिख जाएंगे। आपको इनको विशेष विशेष ध्यान रखना है। अगर ये पहले पूछी थी तो ये अभी भी पूछने के चांस है। क्या है कि जब फिनॉल की क्रिया तनु HNO3, तनु का मतलब जिसमें विलय कम है, पानी ज्यादा है, वो तनु HNO3 है। जब तनु HNO3 की उपस्थिति में फिनॉल की रिएक्शन करते हैं, एक ऑर्थो उत्पाद मिलता है और एक पैरा उत्पाद मिलता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है मैडम, ये पूछा हुआ है, हमको याद हो गया कि जब तनु होगा तब ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनेंगे, फिनॉल रहेगा। और पिछली साल ये सवाल पूछा हुआ है कि जब फिनॉल की रिएक्शन सांद्र HNO3 की उपस्थिति में, अब बच्चों को क्या ध्यान रहता है, तनु वाला ही ध्यान रहता है। अगर सांद्र आ जाए तो ऑर्थो पे भी जुड़ जाएगा, मेटा पे भी जुड़ जाएगा और पेरा पे भी जुड़ जाएगा। इसका नाम बन गया पिक्रिक अम्ल। क्या बन गया, पिक्रिक अम्ल। अगर आपसे पूछे कि OH दे दे, सांद्र HNO3 दे दे, कह दे उत्पाद बताओ,
तो क्या करना है, ऑर्थो पे भी जोड़ देना है, पैरा पे भी जोड़ देना, और ये ऑर्थो पे वापस जुड़ गया, ये कहलाएगा पिक्रिक अम्ल। उसके बाद में ये सवाल पूछा, ये दोनों ना कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं, इनको इसलिए मैंने साथ लिखा कि जब इस फिनॉल की क्रिया Br2 से कर रहे हैं और नीचे भी फिनॉल की क्रिया Br2 से कर रहे हैं, यहाँ पर अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक का मतलब समझते हैं जिसमें ध्रुवीयता का गुण नहीं है, जैसे कि बेंजीन रिंग ये सब है ना, ये अध्रुवीय विलायक कहलाते हैं। पर जल क्या कहलाता है, ध्रुवीय विलायक कहलाता है। ध्रुवीय का और अध्रुवीय का मतलब हमें पता है कि उस पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज यूं आ जाता है, वो ध्रुवीय प्रकृति हो जाती है, एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक जाते हैं। तो अगर अध्रुवीय विलायक जैसे मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करी तो ऑर्थो और पैरा उत्पाद बन गया, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। पर अगर ध्रुवीय विलायक अगर आपने ले लिया तो फिर आप क्या कर लो, 3Br2 से रिएक्शन कर लो, यानी इधर भी ऑर्थो पे जोड़ लो, इधर पैरा पे जोड़ लो, फिर ऑर्थो पे जोड़ लो, और इसका IUPAC नाम क्या है, 2 नंबर दो, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये इसका IUPAC नाम है। तो देखो इन दोनों में सेम चीजें हो रही है, जब सांद्र HNO3 था तो ये ऑर्थो पे पैरा पे जुड़े पिक्रिक अम्ल बन गया, और जब हेलोजन Br2 ले लिया ध्रुवीय में तो ये भी ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे जुड़ गया। उसके बाद में कोल्बे अभिक्रिया की बात करते हैं, ये नेम रिएक्शन है, आपको याद रख लेनी है, करीबन 20 से 25 ही नेम रिएक्शन है आपके, आप वो सबको याद कर लोगे ना तो उसी में से वन लाइन के क्वेश्चन, उसी में से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कोल्बे की अभिक्रिया, इसमें क्या होगा कि जब फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ONA बनता है, ये हमने यहाँ देख लिया। अब इतना तो कोल्बे भाई साहब था नहीं भाई, इतना ही रोक दे, आगे आप CO2 ले लोगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे COOH जुड़ जाएगा और यहाँ पे ONA जुड़ जाएगा, अम्ल की या जल की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है ये, है ना। तो यहाँ पे OH जुड़ गया, NaOH बाहर निकल गया और COOH यहाँ के जुड़ गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। याद रखना है कोल्बे की जो ये अभिक्रिया है ना, इससे सैलिसिलिक अम्ल बनता है, और राइमंड टिमन पढ़ेंगे ना उसमें सैलिसैल्डिहाइड बनता है, सैलिसिलिक सैलिसैल्डिहाइड, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। अगर एक नंबर में पूछ ले बताओ कोल्बे अभिक्रिया द्वारा बनने वाला उत्पाद का नाम क्या है, तो वो होगा सैलिसिलिक अम्ल, पर राइमंड टिमन में सैलिसैल्डिहाइड। इसका अगर IUPAC नाम पूछे तो अब आपको याद होगा कि हम जब वो सजातीय श्रेणियां पढ़ते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, क्यों, क्योंकि उसकी अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा अच्छे से त्याग सकता है। तो फिर इसको तो नंबर 1 पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये पढ़ने में होशियार है, जो पढ़ने में होशियार होता है उसको नंबर 1 ही मिलता है। तो वैसे ये बहुत क्रियाशील है, बहुत ताकतवर है, इसको नंबर 1 दो, और इस OH ग्रुप को नंबर 2 दो। तो फिर जब हम किसी का पूर्व, अब बताइए इन दोनों में से अनुलग्न किसका लगेगा, जो ज्यादा क्रियाशील है वो पीछे आएगा, और जो कम क्रियाशील है उसको आगे भेज देगा, पहले तू जा भाई, मैं बाद में आऊंगा। तो फिर जब इसका पूर्व लगन यूज करोगे ना तो वो होता है हाइड्रोक्सी, पूर्व लग्न होता है इसका, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, COOH अगर बेंजीन पे मतलब ये आ जाए तो इसका नाम बन जाता है बेंजीन, और चूंकि इसका अनुलग्न जो होता है वो ओइक होता है, इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब बात करते हैं राइमंड टिमन। राइमंड टिमन में भी देखो सेम फिनॉल बनाना है, NaOH बनाना है, अब के उत्प्रेरक ले लिया, कौन सा लिया, CsCl3, आप इससे परिचित हो चुके हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्लोरोफॉर्म है, अम्ल की उपस्थिति में हुआ तो यहाँ पे OHCHO बना है, यानी एल्डिहाइड और फिनॉल है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल था। राइमंड टिमर में एल्डिहाइड बन रहा है और इसका नाम सैलिसैल्डिहाइड है। अब इसमें भी नंबरिंग किसको करेंगे, तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2,
तो फिर वही 2 हाइड्रोक्सी और इसका नाम बेंजल्डिहाइड, क्योंकि इसका एल्डिहाइड जुड़ता है तो ये बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। उसके बाद में यशदरज, ये पूछी हुई सवाल है यशदरज वाला, हाफ ईयरली में पूछा हुआ है कि ये फिनॉल है और जब ये जेडन से क्रिया करता है, जेडन को यशदरज कहते हैं, उससे रिएक्शन करता है तो बेंजीन बन जाता है और जेडेनो बाहर निकल जाता है। यहां से ये जेडेनो बाहर निकल गया और यहाँ पे हाइड्रोजन रह गया तो बेंजीन बनता है। आपसे पूछ रहे यशदरज जो रिएक्शन है उसमें उत्पाद क्या बनता है, तो वो बनता है बेंजीन। उसके बाद में ये एक चीज है कि ये फिनॉल है, जब ये प्रबल ऑक्सीकारक से क्रिया करते हैं, जैसे Na2Cr2O7, K2Cr2O7, वो भी आ सकता है यहाँ पे, मैंने एक एग्जाम्पल लेके बता दिया। तो इससे क्या बनेगा, इसका क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर पूछ ले फिनॉल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो आपका आंसर आना चाहिए बेंजोक्विनोन। क्विनोन का मतलब इसमें 2 कीटोन समूह जुड़ जाते हैं, एक ऊपर जुड़ गया डबल बॉन्ड हो और एक नीचे जुड़ गया डबल बॉन्ड हो, तो बेंजोक्विनोन बन गया। एक लास्ट रिएक्शन, नेम रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये क्या है, ये एनिसोल है। जब OCH3 जुड़ जाता है ऊपर तो ये एनिसोल कहलाता है। और इसकी क्रिया ये क्लोरोफॉर्म नहीं है, ये क्लोरोमेथेन से कराते हैं, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड से कराते हैं। तो देखिए क्या बनता है, एक ऑर्थो उत्पाद बनता है, एक पैरा उत्पाद बन जाता है। नंबरिंग, यहाँ इसको 1 नंबर, इसको 1 नंबर मेथिल को और इसको 2 नंबर, ऐसा क्यों, क्रियाशीलता के आधार पर। तो इसका IUPAC नाम होगा 2-मेथोक्सी टोलुइन। जब बेंजीन रिंग पे CH3 जुड़ जाता है तो उसका नाम टोलुइन हो जाता है और इसका क्या होगा 4-मेथोक्सी टोलुइन इसका नाम हो जाएगा। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।